एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स देखेंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था, थोड़ा लेट हो गया है मुझे डालने में, उसके लिए आपसे सभी से सॉरी। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए। पूरा कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा और आप जैसे जैसे वीडियो को आगे की ओर देखेंगे आपको सेटिस्फैक्शन होता चला जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जैसे ही वीडियोस देखते हैं तो पहला सवाल करते हैं क्या मैम ये सिलेबस बेस्ड है आपका। तो देखिए, यहाँ पे एक सीबीएसई क्लास 11th का जो सिलेबस था 23-24 का, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे वो मैंने लिख दिया है, यही सिलेबस है आपका 23-24 का, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलेगा आपको इस पूरे पार्ट में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट की बात करेंगे आप कि मैम क्या ऐसा पढ़ लिया जाए कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए इस चैप्टर का, तो ये जो चौथे नंबर पे लिखा गया है ना बच्चों, ये अगर आपने पूरा पूरा पढ़ लिया तो ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में एक दिया है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो ये तरीका है, आईयूपैक्स सिस्टम से लिखा जाता है, वो बहुत ईजी है, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और 1 by 1 समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का नीड क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहली बात कि अभी प्रेजेंट टाइम में 114 एलिमेंट्स है और डिस्कवरी जारी है आगे। तो उस सारे एलिमेंट्स को अलग अलग पर्टिकुलरली पढ़ना, सभी को दिमाग में रखना, सारे के प्रॉपर्टीज को याद करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। जिसके कारण क्या है कि ऐसा मतलब केमिस्ट लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्या हो, किसी एक एलिमेंट का, एक ही ग्रुप के किसी एलिमेंट के बारे में अगर बच्चों ने जानकारी हासिल कर ली तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट की जानकारी उन्हें खुद से खुद हो जाएगी, यानी नेक्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज की जानकारी उन्हें कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो ये कोशिश की गई है कि इस प्रॉब्लम को, उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए जो कि हो रहा था पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च्ड फॉर सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज दियर नॉलेज बाय क्लासीफाई द एलिमेंट्स। मतलब सिस्टमेटिक वे एक ढूंढा गया कि क्लासीफाई किया जाए एलिमेंट्स को। तो मतलब बस यही है कि क्लासिफिकेशन का नीड इसलिए हुआ कि सेम प्रॉपर्टीज वाले अगर एक जगह होंगे तो पढ़ाई करना, किसी एक एलिमेंट के बारे में जान लो तो दूसरे के बारे में भी जानकारी हो जाती है, यही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो देखिए वहां पे जो आपके सिलेबस में था ना ब्रीफ हिस्ट्री, तो वही हिस्ट्री है ये। तो यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ का जो हुआ है वो ये 4 स्टेप में हुआ है। सबसे पहले लॉ ऑफ ट्रायड्स आया जो कि जॉन डॉवर्नियर का दिया हुआ था। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया जो कि जॉन अलेक्जेंडर का दिया हुआ। न्यूलैंड्स जरूर याद रखिएगा, ये बहुत फेमस हैं, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इनका नाम, इनके नाम से ही इनके लॉ को भी बोला जाता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। ठीक है, मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल और मोसलेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा वो मोसले साहब के द्वारा ही दिया गया है। तो आप ध्यान क्या रखना, ये 3 जो आप पढ़ेंगे ना, ये 3 काम करेगा एटॉमिक वेट पे। ये तीनों जहां भी देखिएगा कि एटॉमिक वेट पे काम करेगा, मात्र ये जो है ना ये एटॉमिक नंबर पे काम करता है, इसलिए इतना सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान में क्या क्या रखना है। तो ये सारी बातों को आप लिख के रखेंगे ना तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। और ये आपने समझ लिया कि एटॉमिक वेट पे काम करता है, यानी कि इनमें जिसमें भी कोई अरेंजमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट ही होगा। तो यहाँ पे आप डॉवर्नियर साहब का देखेंगे, 1800 ईस्वी में उन्होंने दिया, कंसीडर किया, लॉ ऑफ ट्रायड बनाया। और देखिए इसका मेन पॉइंट्स क्या है कि उन्होंने अरेंज किया, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 and in such a way that atomic weight of middle elements was equal to or nearly equal to average of atomic weight of their 2 एलिमेंट्स। ये लिखना होगा आपको अगर आने से क्वेश्चन को। तो उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से इस तरीके से सजाया एलिमेंट को 3 ट्रायड्स के फॉर्म में कि उसमें क्या हो कि बीच वाले, मिडिल वाले एलिमेंट्स का जो होगा एटॉमिक वेट जो होगा इन 2 के एवरेज के बराबर या नियरली बराबर होगा, यही उन्होंने कहा। तो जैसे यहाँ देखिए इन्होंने सजाया है 3, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इनका कहना यही है कि ये जो आपका पोटेशियम है और लिथियम है, इन दोनों को एवरेज जो होगा वो नियरली और इक्वल टू बीच वाले के यानी कि सोडियम के होगा। तो देखिए करके, तो आपका 9 6 15 होता है और ये 16 3 1 4, तो देखा आपने 23 आ गया ना, तो ये इन पे वैलिड हो गया। तो यही उन्होंने कहा कि एटॉमिकेशंस क्या है इनके,
ओनली लिमिटेड ट्रायड्स वर अरेंज्ड इन दिस पैटर्न, मतलब लिमिटेड ट्रायड पर ही काम करने वाला था ये, आगे ये काम नहीं कर रहा था दूसरे एलिमेंट्स पे, तो ये फेल हो गया यहाँ पे। लेकिन बेस देता है कि आप क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। शुरुआत होती है यहाँ से। अब आगे चलेंगे हम लोग न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ पे। तो देखिए न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेव्स लॉ दिया, उन्हीं के नाम पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स कहलाता है। तो ऑक्टेव्स मतलब 8। तो इन्होंने कहा कि ऐसे एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड that every 8 element had properties similar to the first element, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर 8वां एलिमेंट एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम, सॉरी एटॉमिक, हाँ ठीक तो है, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में सजाया गया और देखा गया कि हर एक 8वां एलिमेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज सेम पाया जाता है, सिमिलर प्रॉपर्टी का होता है। जस्ट लाइक जैसे म्यूजिकल नोट्स में सा रे गा मा पा से शुरू होता है और फिर 8वें नंबर पे फिर से सा आता है, ठीक है। तो इनका भी लिमिटेशंस रहा, क्या ये काम करते हैं सिर्फ कैल्शियम तक, सिर्फ कैल्शियम। देखिए नोवेल गैस का जब जानकारी हुआ, जैसे दूसरे नंबर पे क्या है कि नोवेल गैस एलिमेंट्स की जानकारी होने पर जब उसे इंसर्ट किया गया इसके बीच में कहीं पे, मतलब उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ, ये जो लॉ था कि ऑक्टेव्स लॉ 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो फेल हो गया। तो ये हो गया इनका लिमिटेशंस। देखिए डॉवर्नियर और ऑक्टेव्स लॉ फेल होने के बाद आए मेंडलीफ साहब और इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। बस यही इन्होंने वेट कहा है, मोस्ले साहब इसे ही एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट करके मॉडर्न टेबल ला देंगे। तो इन्होंने एटॉमिक वेट कहा है, ठीक है। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, मेंडलीफ अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। देखिए रोज और कॉलम की बात कहाँ से स्टार्ट हो गई, आपके मेंडलीफ साहब से हो गई, ठीक है। टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group, यानी vertical column को क्या कहा गया, group कहा गया। vertical column called groups which are numbered 1 to 8 group, each group further subdivided into subgroup A and B. horizontal rows are called periods। देखिए सारी बातों को मैंने कोशिश की है कि कॉम्पैक्ट स्टाइल में लिख दिया जाए और आपका काम बन जाए। कहने का यहाँ पे सिर्फ क्या है प्रॉपर्टीज में कि उन्होंने ऐसे सजाया एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कि सेम प्रॉपर्टीज वाला जो एलिमेंट्स हो वो एक ही कॉलम में आ जाए और उस कॉलम को उन्होंने ग्रुप कहा, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा और ग्रुप को 1 to 8 में बांटा, यानी रोमन अक्षर में वो 1 से 8 में बांटा और फिर हर एक ग्रुप ए बी में बढ़ता चला गया। तो हॉरिजेंटल रोज जो होता है, जैसे देखिए ये वर्टिकल कॉलम हो गया, ये रोज हो गया, तो वर्टिकल जो होता है वो ग्रुप और हॉरिजेंटल जो होता है उसे पीरियड्स कहते हैं। इसे और हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से जब मॉडर्न में पढ़ेंगे तो, ठीक है। नोट करके लिखिए, वाइल डॉवर्नियर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for first time। ये एकदम दिमाग में रखिएगा, ये MCQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो उसमें ये सब क्वेश्चंस रहते हैं कि चूंकि डॉवर्नियर ने इनिशिएट किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, लेकिन मेंडलीफ साहब पहले थे जिन्होंने पेरियोडिक लॉ का वर्ड का यूज किया कि पेरियोडिक लॉ भी कुछ होता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा ना कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, वो लॉ है, नियम है, ठीक है। तो पेरियोडिक लॉ पब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है, मेंडलीफ साहब को जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए इनका सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल क्या है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सेपरेटली दे कैन स्टडीड इन ग्रुप कंटेनिंग एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है, इट लीड टू द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। देखिए थर्ड नंबर पे है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसका खासियत है कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट भी इन्होंने कर दिया था, जो उस समय नहीं भी पता था उसके लिए जगह खाली छोड़ दिया था कि इसका इजाद होगा, और उन्होंने जो उसका प्रॉपर्टी बताया, जब उसका जो खोज हुई उस एलिमेंट की तो प्रॉपर्टी मिलता जुलता था। तो देखिए प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, एट दिस टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स वर नन, ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस और ग्रुप्स फॉर अननोन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के रूप में लिखे, ही लेफ्ट गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड अंडर
सिलिकॉन एंड कॉल दीज एलिमेंट्स इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। देखिए एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दिया था कि कभी जब बनेगा तो वहां पे लिखा जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज इनसे सिमिलर होगी। और नाम कहा कि एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप छोड़ा उसका नाम होगा इका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे इका सिलिकॉन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भविष्य को भी उन्होंने देख लिया था कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला होगा। ठीक है, इसलिए मेंडलीव का बहुत नाम है इसमें, लेकिन थोड़ा सा एटॉमिक वेट पे काम कर गए, एटॉमिक नंबर पे काम कर जाते तो काम ही बन जाता इनका। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल करेक्टेड द डाउटफुल एटॉमिक वेट। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि जब उन्होंने अरेंजमेंट किया कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग की पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, तो उस समय क्या था, कुछ एलिमेंट्स के इनकरेक्ट एटॉमिक वेट भी उनको दिखाई दिए जिसे उन्होंने करेक्ट भी किया। तो ये भी खासियत है इसका। नेक्स्ट है मेंडलीव्स प्रिडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ दियर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सब बातें हैं इनका खासियत, लेकिन अब कुछ तो है डिफेक्ट्स भी है, जहां गुण है वहां अवगुण भी है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर आज भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं मिला है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे लिख दिया गया है हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए, हाउएवर इट रिजेंबल्स बोथ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स अल्कली and group 7a halogens. Therefore the position of hydrogen in periodic table is anomalous or controversial. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हमें पता है कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, तो उस पर भी उन्होंने काम नहीं किया। बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स could not be assigned to different groups. They have been assigned only one position in a ग्रुप। यानी एटॉमिक वेट अगर आपके आइसोटोप्स का अलग है तो उसको अलग अलग ग्रुप भी तो मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स, क्योंकि उनका कहना था कि एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है इसलिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो ये उनका डिफेक्ट्स रह गया। फिर देखिए एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक वेट लाइक आर्गन 39.9 precede पोटेशियम 39.1 विथ लोअर एटॉमिक वेट। मतलब कुछ को अरेंजमेंट करने में भी उनको परेशानी हुई, नहीं बना तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो उनके डिफेक्ट्स में आता है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड टू 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 विच हैव बीन अरेंज्ड इन 3 ट्रायड्स विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। मतलब उन्होंने अरेंज कर दिया लेकिन उसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि ये कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप मस्ट रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज बट देयर इज नो सिमिलैरिटी अमंग द एलिमेंट्स इन द 2 सब ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स। यानी सब इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है कि मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग क्या था कि सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट होगा, जबकि उन्होंने उसी ग्रुप के सब ग्रुप जो ए और बी में बटा उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं बताई कि उनके ग्रुप में कुछ सिमिलर उस एलिमेंट्स में भी कोई सिमिलैरिटी पाया जाएगा, तो ये उनके डिफेक्ट में आ गया। नेक्स्ट है इन सम केसेस एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट है lengthenoids and actinoids were placed in 2 separate rows at the bottom of their periodic table without giving a proper reason। देखिए कोई रीजन नहीं दिया इन्होंने, ये किया कि सजा दिया नीचे में डिफरेंट रोज में बना के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, लेकिन उसका कुछ रीजन भी बताना था ना, रीजन नहीं बताया, तो ये उनके रीजन आप नहीं बता पाते हैं तो डिफेक्टिव हो जाता है, डिफेक्ट्स में चला गया। नेक्स्ट है नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन फॉर द फैक्ट दैट वाई एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ग्रुप सो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। अब देखिए इन्होंने कोई प्रॉपर रीजन नहीं बताया, ये कहा कि एक ही सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये इन्होंने नहीं बताया, उसके बारे में कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उपलब्ध नहीं है। और यही रीजन हुआ कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ मोसले के थ्रू मॉडिफाई कर दिया गया। तो ये देखिए एनसीईआरटी बुक में ये आपका बना हुआ है पीरियोडिक सिस्टम ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप एंड सीरीज। देखिए यही उनका बनाया हुआ है, किनका, मेंडलीव साहब का। देखिए यहाँ लिखा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड अर्लियर। तो यहाँ जो बातें लिखी गई ना, जो लास्ट में एक जगह लिखा गया था कि ग्रुप 8 में ट्रायड को सजाया, लेकिन कुछ रीजन नहीं बताया कि ये किस तरीके से एक ही जगह सजाया गया है ना, तो यही देखिए यही ट्रायड सजाया गया था। तो ये जो बातें पढ़ाई गई हैं सब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो देखिए यहाँ उन्होंने सिर्फ क्या चेंज कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया, मैंने पहले बता रखा है आपको।
फिर क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सारी बातें आपको पता है कि लॉन्ग फॉर्म को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल कहते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स पे अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आयुपेक सिस्टम। द ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए 7 ए 8 फर्स्ट बी। ये जो आपका मेंडलिफ साहब का किया हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया गया और डायरेक्ट 1 to 18 कर दिया गया आयुपेक सिस्टम के हिसाब से। आप आज न्यू वाला पीरियोडिक टेबल लेकर देखें, उसमें अभी भी क्या है 1 से 18 भी लिखा रहता है और थोड़ा सा रोमन में भी लिखा रहता है जो मेंडलिफ साहब का किया हुआ था। लेकिन आप 1 to 18 वाला प्रैक्टिस करते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आगे देखते जाएं। देयर आर 7 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। 7 पीरियड्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होता है। द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8, 8, 18, 18 और 32 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। The seventh period is incomplete and like the sixth period would have a theoretical maximum of 32 elements. In this form of periodic table, 14 elements of both sixth and seventh periods lanthanides and actinoids are placed in separate panel of the bottom। जो कुछ चीज मॉडिफाई किया गया था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया गया। मेंडलिफ साहब ने जो नीचे डाला था रोज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का तो और लेंथेनाइड्स का, तो वो इन्होंने भी उसको एज इट इज ही रहने दिया। देखिए आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म देख लीजिए। तो सबसे पहली बार देयर आर इन ऑल 18 वर्टिकल कॉलम्स और 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। These groups are numbered from 1 to 8, start from left to right, start from the लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए these groups are वो तो हो गया। नेक्स्ट है there are 7 horizontal rows called periods, ठीक है। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स शॉर्ट्स पीरियड कहलाता है, ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ताकि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं, जो अभी पीछे लिखा था ना वही है ये, ठीक है, तो उसे लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होता है, उसे लॉन्गेस्ट कहते हैं। और सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो ये हो गया। फोर्थ नंबर पे है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17 आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। हाँ, ये सब आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड और 13 से लेकर 17 तक मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। हमारा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71। तो वो क्या है आपका, वो लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड सीरीज होता है, ठीक है, कॉल्ड लेंथेनाइड्स। एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 90 to 103 are called actinides. These elements are called F block elements and also inner transition elements, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न पेरियोडिक टेबल भी आपको दिखा, तो ये देखिए ये है मोस्ले का मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, जहाँ पे आपको बता दिया गया कि 1, 2 और 3, 13 से 17 तक को मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, 3 से 12 तक को ट्रांजिशन कहते हैं। 7th वाला जो लेंथेनम से स्टार्ट, मतलब ये जो आपका लेंथेनाइड्स है, लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनम से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय लेंथेनम यहाँ रहता है, उसके बाद वाला इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए एक्टिनाइड सीरीज है, तो यही आपका मोस्ले साहब का बनाया हुआ है जो कि अभी आप पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। तो समझिएगा यहाँ पे कि जैसे जो थ्योरी लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बात समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स से क्या क्या पता, पीरियोडिक टेबल के लिए क्या जानकारी आपको मिलती है, तो वो आप देखिए यहाँ। मान लीजिए कि आपने सोडियम का आप लिखते हैं क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1, है ना। तो यहाँ देखिए जो लास्ट ऑर्बिट नंबर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वांटम नंबर n होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको बताता है। और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वो ब्लॉक को बताता है, ठीक है। और ये जो वैलेंसी है वो उसके ग्रुप नंबर को बताता है। उन्हीं बातों को यहाँ लिख दिया गया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स क्या हो जाएगा आपका, पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n। मैंने बताया आपको कि n जो है जिस पीरियड में, ये जो n है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये पीरियड्स नंबर को बताता है। ये क्या बताता है पीरियड को, कि थर्ड पीरियड में है,
फोर्थ पीरियड में है इसको बताता है, और ये बताता है वैलेंसी को, और वैलेंसी किसको बताता है, ग्रुप को, ग्रुप नंबर को, और एस एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो ये क्या बताएगा, ब्लॉक को। तो इस तरीके से आपने देखा 3 चीज आपको पता चल गया। तो यही फायदा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब लिखा है मैंने कि फर्स्ट पीरियड में n बराबर 1 होगा, फर्स्ट पीरियड है यानी कि n बराबर 1, तो k सेल होता है और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है ताकि आप अपना एक कंप्लीट नोट्स बना लें और आपको पढ़ने के लिए जब रिविजन करो आप तो कर सको, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में है कि द 4f एंड 5f ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन बाय कीपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सिंगल कॉलम। यानी देखिए वो जो आपको लिखा गया है कि हॉरिजेंटल रोज में अलग किया गया है किसे वाइज, वो क्या था, पीरियड्स वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ग्रुप वाइज करेंगे तो उसमें ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होता है, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। यहाँ देखिए लिखा गया है सिमिलर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। यानी देखिए यहाँ पे लिथियम में 1s2 2s1 है, तो यहाँ सोडियम जस्ट उसके नीचे रहता है लिथियम के नीचे, तो उसमें 3s1 हुआ, ये पोटेशियम में 4s1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर ऑर्बिटल में। ओके, ये हो गया आपका किसका, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यानी sp-d-f ब्लॉक। अभी मैंने आपको बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां इंटर करेगा, जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी से आपका ब्लॉक का पता चलता है। और आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट, f ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। और ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं। 11th में आपको था, इस बार सिलेबस से डिलीटेड है CBSE में, ऐसे बाकी सारे बोर्ड में अभी भी पढ़ना है। s और p ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ना है। क्लास 12 में जाइएगा तो t और f ब्लॉक एलिमेंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन उसी अकॉर्डिंग से किया गया है कि एस, पी और डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस सब सेल में जाए तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। 2 तरह का यहाँ पे होता है, अल्कली और अल्कलाइन। ग्रुप फर्स्ट अल्कली, ग्रुप सेकेंड अल्कलाइन होता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए फटाक से, कुछ नहीं है मेहनत, खाली ये मैंने आपको कहा था कि थोड़ा थोड़ा सब आपको देखना होगा। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो भी एस ब्लॉक में है वो मेटल्स है। पी ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ नॉन मेटल्स स्टार्ट होते हैं। तो पीरियोडिक वो जो आप पढ़ेंगे ना वेरिएशन, उसमें देखेंगे हम लोग। तो देखिए दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लूज इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी किसमें होता है, मेटल में होता है। जोड़ के पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। एक बार आपने समझ लिया कि मेटल्स होते हैं तो मेटल्स का जो टेंडेंसी होगा वो भी तो शो करेगा। मेटल का टेंडेंसी होता है लूज करने का इलेक्ट्रॉन, तो ये टेंडेंसी हो गया। दे फॉर्म पॉजिटिव आयन, चूंकि लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। इजी भी है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। द मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। दे नेवर फाउंड इन प्योर फॉर्म ड्यू टू दियर हाई रिएक्टिविटी। ये दिमाग में रखिए, कभी भी ये प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रिएक्शन कर लेता है। देखिए नेक्स्ट है द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आयोनिक। इसमें एक्सेप्शन है, लिथियम एंड बेरिलियम आर नॉट प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। तो ध्यान रखिए, इनका जो एक्सेप्शन हो उसको ध्यान में रखिए, बाकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने ध्यान में रखना होता है। कुछ भी मेहनत नहीं है, मेटल्स है तो मेटल्स से रिलेटेड जो भी आप जानते हैं वो सारा गुण वहां पे दिखाया जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तो पी ब्लॉक हो गया। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18। 13 to 18 में जो होता है उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। एंड दीज टुगेदर विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां तक होगा, यानी NH2NP1 से NH2NP6 तक चला जाएगा। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विथ क्लोज्ड वैलेंस सेल NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में नोबल गैस होता है हर एक में और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्लोज होता है, यानी कि भरा हुआ होता है पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स। पहला हेलोजन, ग्रुप 17 को कहते हैं। दे एड 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप देखते हैं क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। फ्लोरीन के साथ भी वैसा ही होता है। और नेक्स्ट है कैलोजेंस, ग्रुप 16 एड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए।
नेक्स्ट है द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले कौन होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया, मेटल्स हो गया। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ मूव करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर घटता है। ठीक है, वी अक्रॉस अ पीरियड एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। और मेटालिक कैरेक्टर आपका टॉप टू बॉटम आइएगा ग्रुप में तो क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया। नेक्स्ट आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है डी सबसेल में। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 हो जाएगा। ये सब आपने पहले पढ़ा है तो अपनी मर्जी से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय इस पे नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड आर देयरफॉर रेफर्ड टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इसको। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। नंबर फर्स्ट तो हो गया कि ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन ये होता है आपका, एग्जांपल मैंने दे रखा है। ठीक है, दे ऑल आर मेटल्स, दे मोस्ट फॉर्म्ड कलर्ड आयन शोज वेरिएबल वैलेंसी पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये बहुत ज्यादा नहीं, अभी आप इतना ही पढ़ के रखिए क्योंकि क्लास 12 में जैसे ही आप जाएंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक चैप्टर है जो पूरा पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। अब देख लीजिए जिंक, कैडमियम, Ag विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिस डोंट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये सब ध्यान रखना है आपको। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द लेस एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 and 14 एंड दस टेकन दियर फैमिलियर नेम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में रहता है, ये एक ब्रिज का काम करता है कि मोस्ट एक्टिव और लेस एक्टिव के बीच का है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो वही बात है, एफ सबसेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका हो जाएगा। और इस तरीके से दो तरफ लेंथेनाइट सीरीज इसमें आता है और एक्टिनाइट सीरीज आता है। कहां से कहां तक रहता है ये आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए और कुछ नहीं, इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका सबसे पहले हो गया, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ सीरीज एलिमेंट। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट, ये वही जो मैंने ऊपर लिखा है वही है कि सबसे एफ सेल में जाता है। क्योंकि वो एफ सेल क्या होता है, इनर होता है, इसलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नॉन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आता है कि आफ्टर यूरेनियम जो भी एक्टिनाइड्स हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, तो ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। यूरेनियम के बाद वाला यानी 92 के बाद वाला। दे ऑल आर मेटल्स, दे फॉर्म कलर। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आ चुका है आपका। तो यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ देयर एटम्स एंड सो ग्रेडेशन इन मूविंग डाउन अ ग्रुप और अलोंग अ पीरियड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब वैसे प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करते हैं और उसमें वेरिएशन आता है अलोंग अ पीरियड या आपके ग्रुप में, उसके अंदर चेंजेस देखे जाते हैं उस प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो वैसे प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वैलेंस और वैलेंसी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में यही प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसी को मेंशन करके चलेंगे। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई देखिए कितना आसान है, तुरंत कॉन्सेप्ट से इसको समझने का प्रयास करेंगे आप तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए कहने का मतलब है न्यूक्लियस है ये, और इसके ये मान लीजिए आपने ऑर्बिट बना लिया, ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस को ये डिफाइन कर दिया आपने, यही है क्या आपका एटॉमिक रेडियस के लिए दिखाना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसी एटॉमिक रेडियस के अंदर भी तरह तरह का रेडियस होता है। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन तीनों को समझेंगे और ये तीनों मिलके ही कहलाता है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस का। आइए, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये कोवेलेंट रेडियस का है। जब दो मॉलिक्यूल्स मिलेगा तभी ना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब दो एटम कंबाइन करता है तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो वही यहाँ पे दिखा दिया है मैंने। तो देखिए
कोवेलेंट रेडियस के लिए हो गया 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट सिमिलर एटम्स ज्वाइंट टू ईच अदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखाया गया है आपको कि दो एडजेसेंट है और उसके न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी है उसका जस्ट आधा आपका क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। और अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखें कि आर कोवेलेंट यानी कोवेलेंट रेडियस इक्वल्स टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बटे 2 हो जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी। वंडर वाल्स रेडियस देखिए क्या है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सिमिलर एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। जैसे देखिए वहां पे जैसे ये आप देख रहे हैं कि दो के बीच दो जब एडजेसेंट ओवरलैप करके बनाता है उसका जब आप हाफ निकालते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का तो वो कोवेलेंट हो जाता है। लेकिन वंडर वाल में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल मान लीजिए मूव कर रहा है तो मतलब दो नजदीक में जो भी है आपका मॉलिक्यूल उनके बीच में इस तरीके से जब बॉन्डिंग होता है तो उसे वंडर वाल रेडियस कहा जाता है। फिगर से आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि इस तरह से मॉलिक्यूल मूव कर रहा है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, मतलब सेम सब्सटेंस का नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वंडर वाल रेडियस कहलाएगा। वंडर वाल रेडियस बहुत कमजोर होता है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट वीक फोर्सेज, देयर मैग्नीट्यूड इज स्मॉल इन द गैसियस एज वेल एज लिक्विड स्टेट, therefore van der Waal radius determined in the solid state when the magnitude of force expected to be maximum। नोट में आप लिखेंगे atoms of noble gases are held together by weak van der Waal forces। यही आपको था ना कि नोबेल गैस का भी आपको एटॉमिक रेडियस बताना था। तो ये जान लिया आपने कि नोबेल गैस में जो रेडियस का बात करते हैं वो वंडर वाल रेडियस होता है, क्योंकि आपका जो नोबेल गैस है वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, एटम से जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका फुल फिल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो नोबेल गैस के अंदर जब आप रेडियस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वंडर वाल फोर्सेज होता है। ठीक है, अब बारी है मेटालिक रेडियस की। तो हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल, द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वंडर वाल रेडियस RM यानी को वंडर वाल रेडियस, ये आपका मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। अब आप देखिए इस फिगर से आप एक बार में समझ जाए। देखिए इस तरह का ओवरलैप होता है, अगर इस तरह का ओवरलैप होता है तो ये कोवेलेंट रेडियस हो गया। आपका ओवरलैपिंग इस तरह का है कि दो एटम्स आपस में साथ में हैं और आपके डिस्टेंस दिखाया जा रहा है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का, तो ये क्या हो गया आपका, इसका हाफ कर दोगे तो मेटालिक रेडियस हो जाएगा। उसी तरह से वंडर वाल्स के लिए क्या है, दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और सॉलिड स्टेट के फॉर्म में, तो उन दोनों के बीच का न्यूक्लियस का भी मतलब नेबरिंग का, ऐसा नहीं कि जो एडजेसेंट हो गया उसका नहीं, जो उसके बगल बगल में होगा उसके लिए है। तो उसका जब आप करके आधा कर दोगे तो वो क्या कहला जाएगा, वंडर वाल रेडियस कहला जाएगा। तो ये फिगर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ बनाया है ताकि आपको ध्यान में रह जाए। अब देखिए वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप अलॉन्ग अ पीरियड चलिएगा लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करता है उसका रीजन भी आपको पता है कि सेम ऑर्बिटल के अंदर, सेम सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, साइज छोटा होता है। आपका वहां पे जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज छोटा हो जाता है। क्योंकि ऑर्बिटल का संख्या नहीं बढ़ा, सबसेल नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, सबसेल वही रह गया, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ जाएगा, जिसके कारण साइज छोटा होता चला जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन वही उल्टा क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ग्रुप में तो आप क्या देखते हैं, सेल का संख्या बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले जाते हैं, जिसके कारण साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वही बातों को यहाँ पे लिखा है और ये एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है कि ये मान लीजिए ये जो है रेडियस है 123 लिथियम का, तो इसके जस्ट नीचे 157 हो जाएगा सोडियम का, फिर 202, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्रुप में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस इंक्रीज करता है मतलब देखिए न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा आपका
इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा ना ये आर होगा बड़ा, तो यही तो है एटॉमिक रेडियस। तो वेरिएशन ग्रुप में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पर घटेगा। अब बारी आयोनिक रेडियाई की। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आयोनिक रेडियस है द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो देखिए प्लस कटायन हो गया, अनायन हो गया, इन दोनों के बीच देखिए आयोनिक रेडियस ऑफ कटायन, ये हो गया आयोनिक रेडियस ऑफ अनायन। यानी कि अनायन ये है तो न्यूक्लियस से इतने तक की दूरी आयोनिक रेडियस ऑफ अनायन, और न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी आयोनिक रेडियस ऑफ कटायन। द रेडियस ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम। याद रखिएगा कि कटायन का रेडियस छोटा होगा एटम की अपेक्षा, उस एटम की अपेक्षा। जैसे सोडियम है, जब एटम के फॉर्म में है तो 157 पिकोमीटर है इसका रेडियस। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हो गया 1s2 2s2 2p6, तो 95 पिकोमीटर रेडियस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइज घट गया, यहाँ चूंकि 3s1 भी था तो साइज बड़ा था, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो सबसेल का संख्या ही घट गया, तो साइज तो छोटा होना ही था, साइज छोटा हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से फिर आप आगे बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ अनायंस इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ एटम। जिस एटम से बना अनायन होगा उसका साइज बड़ा होगा उस एटम से। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वो कमजोर पड़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है लेकिन प्रोटॉन की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। प्रोटॉन उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन अब वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अट्रैक्शन घट जाएगा तो साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा अनायन। तो ध्यान रखिएगा कि कटायन का साइज छोटा हो जाता है अपने रेस्पेक्टिव एटम से, जबकि अनायन का साइज बड़ा हो जाता है अपने रेस्पेक्टिव एटम से। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के अंदर क्या होता है, वैसा स्पेसीज होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। आइए आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है वैसा एनर्जी जिसका जरूरत होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए एटम से, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी देनी होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, एटम है गैसियस फॉर्म में, तो उससे पॉजिटिव आयन बनाएंगे, तो इस समय जो एनर्जी आप खर्च करेंगे ना तो उसे ही आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। यूनिट हो जाता है केजी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए इतना इस तरीके से कन्वर्सन आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि 1.60 इतना जूल पर एटम हो गया, फिर इसको मोल में कन्वर्ट किया तो एवोगाद्रो नंबर से गुना कर दिया, फिर सॉल्व किया। यहाँ किलो जूल है, ये किलो जूल को किलो जूल नहीं है, ये जूल है। ठीक है, जूल है, जूल को कन्वर्ट कर दिया गया किलो जूल में, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब आपने एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्च किया तो उसे I1 कहेंगे, यानी I1 आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 3 ऐसे करके कहलाता है। यहाँ पे शो किया है मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप लूज करवाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, साइज छोटा होता चला जाएगा आपके एटम का, और उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब जो एनर्जी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो IE3 में सबसे ज़्यादा, उससे कम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए वेरिएशन इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो देखिए वेरिएशन अलोंग अ पीरियड जब आप जाते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो आपका इंक्रीज करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मेटल्स में तो टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इसलिए क्या होता है आपका
आयनाइजेशन इंथैल्पी उसका कम होगा, क्योंकि अगर जो काम करने का गुण है वो अगर आसानी से आप कर पाते हैं तो वो टेंडेंसी अच्छा कहलाएगा। तो चूंकि आप पीरियड्स में जब लॉन्ग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा प्रोवाइड कर दूंगी, एक डायग्राम, जिसको सिर्फ आप याद रखेंगे तो आपका सब हो जाएगा। बस ये नोट्स के रूप में है, इसलिए सारा कुछ आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, रीजन भी लिख दिया है, और रीजन मैंने बहुत बारी समझा रखा है पीछे भी आपको। वेरिएशन इन अ ग्रुप में क्या होगा आपका, चूंकि ग्रुप में क्या होते हैं, ऊपर से नीचे, देखिए रेडियस आपने पढ़ लिया ना, तो आपका काम सारा हो गया कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, रेडियस बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ा होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगा आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट घट गया तो आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी भी घट गया। तो वही यहाँ पे लिखा है, डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। रीजन जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो देखिए नाम ही से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराते हैं तो उससे दो बातें हो सकती हैं कि एनर्जी या तो रिलीज भी हो सकता है या एनर्जी आपको देना भी पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसा है। जैसे मोस्टली अगर आप नोबेल गैस में चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जाए तो चूंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसको क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल होने के कारण क्या हो जाएगा कि वहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगा, उल्टे आपको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी रिलीज, आप बोलते हैं चेंज इन एनर्जी, ठीक है। रीजन है, आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि मेरा मतलब एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, मान लीजिए ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि माइनस है, यानी कि रिलीज हो रहा है। लेकिन जब वही O माइनस बनने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराइएगा आप, तो आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारा एग्जाम्पल आपको दिया है कि मैग्नीशियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। Mg2 यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल में है, वो लास्ट में NH2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो इसको जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो इसका मतलब है वो फिर p सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये NH2 है, यानी कि फुल फिल्ड सब सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसका, तो ये क्यों चाहेगा अपना अनस्टेबल होना, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया। उसी तरह से नोबेल गैस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करिएगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, एलिमेंट्स हैव नॉर्मली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एलिमेंट्स विथ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जो ऊपर आपको बताया ना कि सिमेट्रिकल मतलब क्या, हाफ फील्ड सब सेल हो, हाफ फील्ड हो जाए, हाफ फील्ड, जैसे मान लीजिए कि NS1, तो S1 मतलब हाफ फील्ड हो गया ये, या फिर क्या हो जाए आपका फुल फील्ड हो जाए, ठीक है। जैसे आपका क्या था, इसी में क्या था, NH2 था, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए मैंने बताया। तो उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अगर होता है तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वैसे केसेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखने के लिए आपको मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। अनायंस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अनायंस का भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाता है। रीजन समझे इसका क्यों होता है, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया यहाँ पे तो ये निगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कराइएगा ना तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा, सेम चार्ज हो गया ना। तो रिपल्सन होने के कारण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगा। रीजन आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेरिएशन देख लीजिए, यही मेन है आपके लिए। अक्रॉस अ पीरियड आप जान रहे हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये,
कि इलेक्ट्रॉन ऐड किस में होता है, नॉन मेटल्स में। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको मिलेगा, क्योंकि नॉन मेटल्स लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ता है। उसी तरह से ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला जा रहा है, लेस और मोर। अगर मोर निगेटिव है इट मीन्स कि वो नॉन मेटल्स है, लेफ्ट टू राइट जाने पर मिलेगा। और लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाता है टॉप टू बॉटम आने पे। क्यों? क्योंकि वहां पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और ये कैरेक्टर किसका है, ये कैरेक्टर एक्चुअली में नॉन मेटल्स का है। इसलिए टॉप टू बॉटम आने पर ये घटेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम में मेटल का कैरेक्टर बढ़ना है, नॉन मेटल का नहीं। बस एक बात को याद रखिए, उन्हीं बातों को घुमा घुमा के बार बार पढ़ाया जाता है हर एक जगह पे, ठीक है। अब देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब आप जानते हैं कि जब इसे आपका दो एलिमेंट्स जो एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव रखता हो और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला बॉन्डेड रहता है, तो उसमें हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, तो उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी अक्रॉस अ पीरियड। क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन ग्रुप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी किसका है, नॉन मेटल्स का है, मेटल्स का है ही नहीं। तो जिस जगह पे मेटल्स का कैरेक्टर बढ़ रहा है वहां पे नॉन मेटल्स का कैरेक्टर तो घटेगा ही घटेगा ना। तो वही है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बस इतना ही तो ध्यान रखना कुछ है। अब देखिए पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग अ पीरियड देख लेंगे। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, अलोंग अ पीरियड घटेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट घटेगा। लेफ्ट में अल्कली मेटल्स होता है, जबकि एकदम एक्सट्रीम राइट में कौन होता है, नोबेल गैस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। आपको मैंने बहुत बारी बोल रखा है पीछे, अब फिर से बार बार बोलूंगी तो कहीं आप ये नहीं हो जाए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमेशा याद रखना, लेफ्ट है राइट है, इधर जाते हैं तो नॉन मेटल मिलता है हमें, और जब हम लेफ्ट से यहाँ टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, टॉप से बॉटम की ओर, तो मेटल मिलता है हमें। बस ये कहानी याद रखना है। अभी लास्ट में तुम आपको देती हूँ ग्राफ, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, होगा ही, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि आपका जो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो ऑब्वियस है कि जब नॉन मेटल बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट में। नोट करके मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको पता चल जाए कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और वेरिएशन इन ग्रुप देख लीजिए, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, वेरिएशन इन ग्रुप जहां बोला गया तो आप समझ जाते हैं कि टॉप टू बॉटम बोल रहा है या फिर मूविंग डाउन द ग्रुप बोल रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज करेगा। कुछ मेहनत है इसमें, उन्हीं बातों को बार बार लिखा गया ना। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर मेटल्स मिलता है, हमें मेटल मिलता है, इसलिए वो कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कि वैलेंसी देखेंगे, अब लास्ट हमारा वैलेंसी बचा है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत तरह का डेफिनेशन है इसका, या फिर यूं कहते हैं कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अभी आप ये समझें कि वैलेंसी का मतलब ये होता है कि आप अगर यूनिवर्सल लेवल पे समझना चाहते हैं तो सिर्फ यही समझिए कि कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का देन लेन करता है वही उसका वैलेंसी कहलाता है। ऑक्टेट ही कंप्लीट करना मेन मकसद होता है हर एक एलिमेंट का स्टेबल होना, ठीक है। तो वही उसका वैलेंसी हो गया। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4। इसके पास क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा ऐड करना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसके पास 6 हो जाएगा, तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट इसका। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, +2 मतलब वैलेंसी आप प्लस माइनस से नहीं बोला जाता है, 2 हो गया आपका, ठीक है। वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन है तो क्लोरीन का 17 होता है ना, तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p5 नहीं 6, यहाँ पे 3s2 3p5,
ठीक है। तो यहाँ तक 17 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। बस इतना ही समझना है। वेरिएशन में देखे इसका हो गया, ओहो प्लस क्यों बार बार लिख रहे हैं, 1, ठीक है। वैलेंसी हो गया 1, है ना। अब मान लीजिए सोडियम को ले लीजिए, सोडियम का 11 आपने देखा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होगा, माइनस करना होगा। तो चूंकि इसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये क्या, इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा आपको कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि एस और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें 2 तरह का होता है ना, अल्कली और अल्कलाइन, है ना। तो एक का 1 होता है वैलेंसी और दूसरे का 2 होता है वैलेंसी। फिर पी ब्लॉक में भी होता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तरीके से हमने देखा, देखिए वैलेंसी आपने समझ लिया, वैलेंसी पे कोई, वैलेंसी में चार्ज नहीं दिखाया जाता है। जब आप पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसे आप बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, तब आप पॉजिटिव और निगेटिव दिखाते हैं। वैलेंसी के लिए कोई साइन दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब आइए सिलेबस के लास्ट पार्ट पे आते हैं, 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले का, और आयुपेक नेम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर डिजिट, यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है कि 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और इस तरह से नाम लिखते हैं, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। देखिए याद रखिएगा, सेप्ट वाला में बच्चे गलती करते हैं, 7 को हेप्ट लिख देते हैं बच्चे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेप्ट होता है, ऑर्गेनिक में हेप्ट होता है, ठीक है। एब्रीविएशन के फॉर्म में दिया हुआ है, स्मॉल में सब लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप जब आप लिख देंगे, सब कुछ लिख लेंगे, उसके लास्ट में IUM जोड़ दिया जाता है इंड ऑफ द नेम में। जैसे 101 का लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखिए एक के लिए क्या लिखोगे, अन लिखोगे, ऊपर देखते जाना, अन, ठीक है। और फिर 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन, और लास्ट में IUM जोड़ देना है, तो हो गया अन, नील, अन, यम। 120 के लिए लिखना होगा तो 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील, यम। किसी का जिसका मन करे उसका लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। ये और आयुपेक नॉमेनक्लेचर बना दिया गया किसके लिए, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसे ही, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप 107 का लिखेंगे, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे, 0 के लिए नील लिखेंगे, और 7 के लिए सेप्ट लिखेंगे, और लास्ट में यम जोड़ देंगे। समझ गए आप, सेप्ट वाला भी मैंने लिख के आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए, जो भी वेरिएशन आपने अभी पढ़ा उन सभी को इस डायग्राम के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगी। बस कॉपी पे इसको बना लीजिए, और बाकी कहानी आप लिख सकते हैं खुद से कि इन पीरियड क्या होता है, मूविंग अलोंग अ पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा, यानी मोर निगेटिव होता चला जाएगा। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज करेगा, जबकि ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, यानी लेस निगेटिव होता चला जाएगा। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से बस इसको बना लें। यहाँ पे वैलेंसी को मेंशन नहीं किया गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों नहीं मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस डायग्राम से उस वेरिएशन को जो उतना लंबा चौड़ा आपने देखा है पीछे, तो वो सिर्फ आपको लिखने के लिए, सिखाने के लिए नोट्स के फॉर्म में दिया गया, बाकी आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आप इसको बहुत सारा लाइक देंगे, बहुत सारा शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।